हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईएससी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन का फिजिक्स पेपर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है सेक्शन ए जो है 7 मार्क्स का। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। ओके, तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट का डेफिनेशन बताना है। तो ऑब्वियसली ये डेफिनेशन में अलग से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये भी एक प्रॉपर स्टेटमेंट है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, जो हमें एग्जैक्टली पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जो जिस हाइपोथेसिस से आता है। ओके, वही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि हर एक पार्टी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ या मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक वेवलेंथ रहता है, इसी को ही बताना है। ओके, थर्ड आ जाते हैं, व्हाट इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो व्हाट इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन फॉर नेगेटिव, तो मतलब जिसमें मेजॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसी को थोड़ा हमें डिस्कस करके बताना होगा इस क्वेश्चन में, और किस टाइप की डोपिंग होता है। ओके, लाइक पेंटावैलेंट डोपिंग होता है, ये हमें बताना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। यहां पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो यहां पर म्यू वी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट, म्यू आर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट, एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये सारा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इजंट इट? ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन सी होगा। ओके बच्चों, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5, इन योंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट the distance between two slits is made 3 times keeping all the conditions same, then the fringe width becomes what? Okay, तो हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहां पर बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एंड द स्क्रीन, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। ओके, तो यहां पर अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहे तो बीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इजंट इट? तो यहां पे अगर डी को 3 टाइम्स कर दिया गया है तो ऑब्वियसली बीटा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इट विल बी 1/3। तो 1/3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, angular momentum of an electron orbiting in third Bohr orbit of a hydrogen atom is what? Okay, तो ये भी बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे थर्ड बोर ऑर्बिट कहा जा रहा है, तो मतलब n इज इक्वल टू 3, इजंट इट? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सिंपल फॉर्मूला, L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। तो n विल बी 3, सो 3 इंटू h बाई 2 पाई। तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 3h बाई 2 पाई। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे क्या कहा गया है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs versus frequency f of the incident radiation is a straight line. Okay, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। द स्लोप m of this line, Planck's constant h and elementary charge E are related as follows. Okay, तो कौन सा रिलेशन यहां पर होगा, ये हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जो ग्राफ होगा उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अपना जो ग्राफ होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इस तरफ होगा फ्रीक्वेंसी एफ,
इस तरफ होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, isn't it? तो अब देखो यहां पे हम लोगों को आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है। वो क्या होता है? E इंटू Vs इज इक्वल टू H इंटू F माइनस W नॉट, isn't it? अब देखो अगर मैं यहां पर E को डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो इस तरफ हो जाएगा Vs, इस तरफ हो जाएगा H बाई E इंटू F माइनस W नॉट। ओके, तो अगर इसको मैं एक इक्वेशन पकड़ लेता हूं, लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1, तो ये किस इक्वेशन के साथ कंपेयर इसको किया जा सकता है? दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो y इज स्टॉपिंग पोटेंशियल जो अलोंग y एक्सिस हम लोगों ने प्लॉट किया है, x इज द फ्रीक्वेंसी जो अलोंग x एक्सिस प्लॉट किया है हमने, तो स्लोप विल बी इक्वल टू h बाई e। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू h बाई e। ओके, तो देखो यहां पर कौन सा इक्वेशन, मतलब कौन सा रिलेशन होगा यहाँ पे? h इज इक्वल टू, अगर एम ई क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो देखो h इज इक्वल टू एम ई, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एम ई और ई एम। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी के द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। सेकंड इज स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ऐसे बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट होता है, इंटरफेरेंस में दो सोर्स चाहिए होता है। ओके नो, तो दो स्लिट होता है। डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न हमें मिलता है वो दो तरफ, मतलब फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा दो तरफ उसका इंटेंसिटी कम होता रहता है, और इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सेम रहता है। डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंज विड्थ होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है सेंट्रल मैक्सिमा के दो साइड, यहां पर वो एक एब्सोल्युटली सेम रहता है। ओके, फ्रिंज विड्थ। सो दीज आर द, मैंने यहां पर तीन डिफरेंस बता दिए, तो कोई भी एक ऐसे लिख सकते हैं, कोई और भी लिख सकते हैं। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहां पर भी सिर्फ एक एडवांटेज क्यों, एक से ज्यादा ही एडवांटेज यहां पर बताया जा सकता है। ओके बच्चों, तो ऐसा बोला जा सकता है कि फॉर हाई रिजॉल्विंग पावर, ओके, क्योंकि जो मिरर यूज होता है उसका एपर्चर बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो उसका रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होता है टेलीस्कोप का, इसलिए ऐसे बताया जा सकता है कि क्योंकि हम लोग मिरर यूज करते हैं तो लेंस में जो क्रोमैटिक एबरेशन होता है मिरर में क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता, तो ये भी एक पॉइंट है। ओके, यहां पर हम लोग पूरा पैराबोलॉइडल मिरर यूज करते हैं, मतलब जो ऐसा शेप का मिरर होता है, नॉट अ स्फेरिकल मिरर। ओके, ऐसा शेप का मिरर हम लोग यूज करते हैं, तो जहां जिसलिए जो स्फेरिकल एबरेशन होता है वो काफी हद तक वो नहीं होता है। ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये ऐसे कोई भी एक एडवांटेज हम बता सकते हैं, मैंने यहां पर तीन एडवांटेज बता दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट in front of a convex lens in order to get an image of same size as the object। तो ये तो क्लास 10 का जो बच्चा है वो भी इसका आंसर कर देगा। ओके, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि किसी भी एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने कितने दूर अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो जो इमेज होगा वो भी सेम साइज का होगा। ओके, सेम साइज का इमेज होगा। तो देखो अगर ये ट्वाइस ऑफ फोकस में रखा जाए तो इमेज भी ट्वाइस ऑफ फोकस में होता है एंड सेम साइज का होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगा दैट विल बी एट, मतलब ऑब्जेक्ट जो रखना पड़ेगा दैट विल बी एट ट्वाइस ऑफ फोकस, तभी जाके सेम साइज का इमेज फॉर्म करेगा। ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे पूछा जा रहा है कि अ बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे दिया गया है 1.5, तो यहां पर म्यू जी इज इक्वल टू 1.5, हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो पहला R1 10 सेंटीमीटर, दूसरा R2 इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके,
माइनस 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, तो एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो अगर यहां पर सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, मतलब ये जो लेंस है ये एयर में रखा गया है, तो अगर एयर में रखा गया है तो उस टाइम पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो चलो यहां पर कर लेते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके बच्चों, तो अब सिर्फ वैल्यूज बिठाना है। 1.5 माइनस 1 इंटू 1/10 माइनस माइनस 1/20, तो ये हो गया प्लस 1/20। ओके, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 20, तो 2 प्लस 1। ओके, तो 1/f will be equal to 3/40, तो f will be equal to 40/3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13.33 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो गया अपना फोकल लेंथ। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। यहां पे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the material of an equilateral prism if its angle of minimum deviation is 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, तो मैं यहां पर कर देता हूं। म्यू हमें निकालना है। अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सॉरी इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो उसके लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा दैट विल बी 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। अब इसका सिर्फ वैल्यूज बिठाना पड़ेगा, तो साइन 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 और साइन 60/2, तो ये हो गया ऊपर साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब 1/√2 और 60 डिग्री मतलब 1/2। तो म्यू विल बी इक्वल टू 2/√2, तो ये हो गया √2 मतलब 1.41। दैट विल बी द आंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकल जाएगा। ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विथ रेफरेंस टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे हमें डोपिंग और डिप्लेशन रीजन डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसको मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये एकदम प्रॉपर थियोरेटिकल और लाइक थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने टाइप एक क्वेश्चन है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ सर्टेन मेटल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 600 नैनोमीटर। calculate its threshold frequency and work function। ओके, तो यहां पर हमें बताया गया है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो इसको अगर लैम्डा नॉट से लिख देते हैं तो 600 नैनोमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, राइट। एंड हमें निकालना क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट एंड वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, यही दो चीज हमें निकालना है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, चलो कर लेते हैं। एक चीज सिर्फ हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट वी ऑलरेडी नो, 3 इंटू 10⁸ दिस मच मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यहां पर न्यू नॉट लैम्डा नॉट। ओके, तो न्यू नॉट विल बी इक्वल टू c बाई लैम्डा नॉट। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू c इज 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा नॉट मतलब 6 इंटू 10⁻⁻7। तो यहां पे न्यू नॉट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 3 to the 6। ओके, तो 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये हो गया अपना न्यू नॉट। ओके, और वर्क फंक्शन क्या होगा? वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू
h into nu naught, h is Planck's constant, मतलब 6.6 into 10 to the power minus 34 into nu naught is 5 into 10 to the power 14. Okay, तो w naught is equal to 33 into 10 to the power minus 20 joule. Okay, so these two will be the answer. Okay बच्चों, समझ में आया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसी का जो और है, और वाला क्वेश्चन. ओके, क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एनहिलेट्स अ पॉजिट्रॉन. ओके, चलो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर है, ओके ना, तो ऐसे जो उसका जो इक्वेशन होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज पॉजिट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो इज इक्वल टू 2 इंटू गामा. ओके, तो यहां पर हम लोग देखो, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी. अब पॉजिट्रॉन इज द लाइक एंटी पार्टिकल ऑफ. तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये इसका ये और वाला क्वेश्चन है. द कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एनहिलेट्स अ पॉजिट्रॉन. ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर अगर देखा जाए, तो जब वो एनिलेट्स होता है, तो दिस इज पॉजिट्रॉन और ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन. ओके, इज इक्वल टू 2 गामा. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जो एनर्जी होगा, क्योंकि देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, इजंट इट. हालांकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एंटी पार्टिकल है, इजंट इट. तो मतलब मास ऑफ पॉजिट्रॉन भी सेम होगा इलेक्ट्रॉन के साथ. ओके, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा दैट इज mc² into 2, isn't it? तो 2mc², तो 2 m is 9.1 into 10 to the power minus 31 and c is 3 into 10 to the power 8 इसका होल स्क्वायर. ओके, तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये एक्चुअली जूल में आएगा. ओके, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, और अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो और भी 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो एनर्जी निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1.02 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और MeV. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. तो बच्चों ये था अपना सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ओके, तो सेक्शन सी मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा. तो ऑब्वियसली अच्छे से देख लो कि कैसे तुम लोगों ने जो भी न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर मैंने दिखा दिया. ओके, और जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी मैंने बता दिया. तो अच्छे से देख लेना कि तुमने कैसे आंसर किया है, तो इससे तुम्हें ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ये वीडियो. ओके, और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर दो. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो वीडियो को. चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि जब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करूंगा तो तभी के तभी तुम्हें इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ओके, नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम तक. तो चलो, दैट्स इट, बाय, थैंक यू.